इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। संगम काल। दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं के संरक्षण में अनेक राजाओं व उनके कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलनों को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। संगम तमिल भाषा के विकास हेतु बुलाए गए थे। प्रथम संगम यह दक्षिण मदुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। इस संगम में 89 राजाओं कवियों ने भाग लिया। वर्तमान में दक्षिणी मदुरा जलमग्न हो गया है, अतः रचित साहित्य की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। द्वितीय संगम यह कपाटपुरम वर्तमान अलेव में हुआ था। आरंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की, किंतु बाद में तोल्कापियर ने की थी और तोल्कापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। इस संगम में 59 राजाओं कवियों ने भाग लिया। तोल्कापियम से ही प्रथम संगम की जानकारी मिलती है। तृतीय संगम यह उत्तरी मदुरा वर्तमान मदुरै में हुआ। इसकी अध्यक्षता नक्कियर ने की। इसमें 49 राजाओं कवियों ने भाग लिया। इस संगम में लिखे गए साहित्य का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। तीनों ही संगम तमिलनाडु में किए गए थे। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। अगस्त ऋषि काशी बनारस के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में रहने लगे थे। संगम काल के राज्य। कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। पहला चेर, दूसरा पांड्य, तीसरा चोल। चेरों का क्षेत्र वर्तमान केरल वाला था। चोलों का क्षेत्र वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी भाग और पांड्यों का दक्षिणी तमिलनाडु। संगम काल के राज्यों की जानकारी इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तिका है, अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा रचित है, तथा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। चेर वंश संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन
चेर वंश था। चेर का अर्थ पर्वतीय देश होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेर को चेरापद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चेर को केरल पुत्र या सतीय पुत्र कहा गया है। इनका क्षेत्र केरल, मालाबार तट, राजधानी करूर या वंजी तथा राज्य चिन्ह धनुष बाण था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जरेल था। उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के पूर्व योद्धाओं की नवीन पीढ़ी को भोज करवाया था। अगला शासक सेनगुटबन था। इसे लाल चेर भी कहते हैं। सेनगुटबन ने पत्नी पूजा अर्थात कणगी पूजा प्रारंभ की तथा इस पूजा में श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को आमंत्रित किया। इस वंश का अगला शासक आदिगमान था। आदिगमान ने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। चेर वंश का अंतिम शासक कुडक्कैल जरेल था। पांड्य वंश, इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता है। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया। पांड्य देश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। इनका राजकीय चिन्ह मछली अर्थात कार्प था। पांड्य देश का व्यापार रोम से होता था। ये मोतियों का व्यापार करते थे। पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजाओं से अच्छे संबंध थे। पांड्य राजा ने रोम के राजा अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत व संदेश भिजवाया था। पांड्य वंश का संस्थापक नोडियोन था। इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ की। पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। इसने 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य क्षेत्रीय राजाओं को एक साथ पराजित
कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली बकोडन था। पांड राज्य संगम काल के राज्यों में सबसे योग्य व सबसे धनी राज्य था। 5वीं सदी आते आते पांडवंश अस्तित्व विहीन हो गया। पांडवंश का पहला साक्ष्य अर्थात जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलती है। चोल वंश, इसका अर्थ नया देश होता है। चोल वंश की पहली जानकारी अष्टाध्याय से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी भाग में था। चोल की राजधानी उरईउर थी। राजकीय चिन्ह बाघ। उरईउर सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी तथा ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केंचुली अर्थात पोआ से भी पतले होते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में स्थित था। कहा जाता है कि कावेरी नदी का मैदान इतना उपजाऊ था कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता है उतने ही क्षेत्र पर अनाज अगर उगाया जाए तो उस उत्पादित अनाज से 7 व्यक्तियों का पेट 1 वर्ष तक भरा जा सकता था। चोल वंश का पहला शासक उरवहप्प-हरे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। करिकाल ने श्रीलंका को विजित कर लिया और वहां से 12,000 दास लेकर आया और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। यह बांध भारत का पहला बांध था। इसे ग्रांड बांध कहते हैं। करिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया था जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। एलारा तथा पेरुनरकिल्ली अन्य शासक थे। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। 9वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। संगमकालीन आर्थिक व्यवस्था। संगम काल में सूती वस्त्र, मसाले, मोती इत्यादि का व्यापार रोम तक किया जाता था। कृषि तथा पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। संगमकालीन व्यापार। संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होता था। तमिलनाडु के अरिकामेडु, पांडिचेरी से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था।
संगमकालीन जाति व्यवस्था। संगम काल में समाज सामंत व दास में बटा हुआ था। यहाँ वर्ण श्लेष जाति व्यवस्था नहीं थी। संगमकालीन धार्मिक जीवन। संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम तथा ये कार्तिकेय थे, जो कि भगवान शिव के पुत्र थे। संगमकालीन बंदरगाह। चेरों का बंदरगाह, बंदर चेर बंदरगाह। चोलों का बंदरगाह, पुहार बंदरगाह तथा उरई बंदरगाह। पांडवों का बंदरगाह, सालियूर बंदरगाह एवं कोरकाय बंदरगाह था। संगमकालीन साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। इसे तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। तोल्काप्पियम तोल्काप्पियर द्वारा रचित है। इसका संबंध व्याकरण व संगम साहित्य से है। दूसरा, तिरुक्कुराल या कुराल तिरुवल्लुवर थे। इसे तमिल साहित्य का बाइबल अर्थात एंजिल कहते हैं। तीसरा, जीवक चिंतामणि। इसके रचयिता तिरुतक्य देवर थे, जो कि एक जैन मुनि थे। जीवक चिंतामणि, इसका संबंध जैन धर्म से है। चौथा, शिल्पाधिकारम। इसके रचयिता इलिंगो आदिगल थे। शिल्पाधिकारम का संबंध जैन धर्म से ही था। इसमें नुपुर अर्थात पायल की कहानी है। राजा कोबलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाता है और राज्य के धन को नर्तकी पर लुटाकर बर्बाद हो जाता है। तब माधवी राजा कोबलन को भगा देती है। फिर उसको पश्चाताप होता है और वह अपनी पत्नी के पास लौट आता है। उसकी पत्नी कन्नगी ने अपना एक पायल दिया, जिसे बेचकर मदुरै में व्यापार दोनों शुरू करता है, किंतु कोबलन
पर मदुरै की रानी का पायल चुराने का आरोप लगा दिया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती। कोवलन की पत्नी ने श्राप दे दिया जिससे मदुरै शहर नष्ट हो गया। यह थी शॉर्टकट में नुपुर की कहानी। पांचवा, मणिमेखले। मणिमेखले के रचयिता मणिमेखलै या मणिमेखला कवि शीतले सतनार द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान मणिमेखलम की चर्चा है जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। समाप्त।